हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम 2008 की जापानी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम सस्पेक्ट एक्स है उसे एक्सप्लेन करेंगे। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर जाने जा नाम की मूवी रिलीज हुई है जो कि इसी सस्पेक्ट एक्स मूवी का हिंदी वर्जन है। इस मूवी की कहानी आपको दृश्यम के कुछ प्लॉट्स को याद दिला सकती है, क्योंकि दृश्यम के जैसे ही इस मूवी में सस्पेंस और थ्रिल भरा हुआ है। पुलिस को पहले से ही पता है कि असली क्रिमिनल कौन है, पर खूनी ने बड़े चालाकी से सारे सबूत को ऐसे बदल दिया है जैसे चाहकर भी पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती। इस जीनियस चोर पुलिस की लड़ाई में किसकी जीत होगी, यह हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है एक शिप के ब्लास्ट से, जिसमें एक बड़ी पर्सनैलिटी की मौत हो जाती है। मीडिया इस हादसे को एक एक्सीडेंट बोलकर खत्म कर देती है, क्योंकि बीच समंदर में कोई भी बॉम्ब नहीं मिला था। पर इस मूवी का फर्स्ट कैरेक्टर, जिसका नाम प्रोफेसर युकावा है, वो इस एक्सीडेंट को वेल प्लान मर्डर साबित करता है। एक छोटे से सब्सटेंस को हाई मैग्नेटिक पावर मिलने की वजह से वो छोटी चीज एक बड़ा धमाका कर सकती है, और इसी तरह किसी ने उस शिप को ब्लास्ट किया था, ऐसा प्रोफेसर युकावा का कहना था। प्रोफेसर युकावा फिजिक्स सब्जेक्ट के जीनियस थे, और इसी तरह उनकी इंटेलिजेंस मूवी के शुरुआत में ही दिखाई जाती है। इसी तरह और भी कैरेक्टर्स है जिनका जापानीज नाम एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए आगे से हम मेन कैरेक्टर्स को उनके नाम से और बाकी के कैरेक्टर्स को उनके प्रोफेशन से बुलाएंगे, ताकि कहानी में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना लगे। इसके बाद हम दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक मैक्स जीनियस है और उसका नाम इशिगामी है। इशिगामी एक इंट्रोवर्ट इंसान है जो रोज़ अपनी वही शेड्यूल लाइफ को हमेशा फॉलो करता है, जिसमें वो एक स्लम एरिया के थ्रू स्कूल के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने जाता है। काम पे जाने से पहले वो एक रेस्टोरेंट से अपना टिफ़िन लेता है, जिसकी ओनर एक फीमेल लेडी है। इस फीमेल लेडी से इशिगामी प्यार करता है, इसलिए वो रोज़ यही से टिफ़िन लेता है। इस फीमेल लेडी का नाम याशुका है, जो अपनी छोटी लड़की के साथ इस रेस्टोरेंट को चलाती है। यहाँ तक हमने 3 मेन कैरेक्टर्स को देखा है, जो कि प्रोफेसर युकावा है, फिर मैथ्स एक्सपर्ट इशिगामी, और तीसरी है रेस्टोरेंट ओनर याशुका। अभी यहाँ से हम इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच की कहानी को देखेंगे। यहाँ पर हम रेस्टोरेंट ओनर याशुका को देखते हैं जब वो अपने घर पर अकेली थी। तभी उसका एक्स हस्बैंड, जिसे याशुका ने रिश्ता तोड़ दिया है, वो आता है। उसका एक्स हस्बैंड शराबी था, इसलिए याशुका उसे पैसे दे के वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से जाता नहीं और उल्टा याशुका की लड़की को हैरेस करने लगता है। इसी सब की वजह से याशुका और उसके पति के बीच में एक फिजिकल फाइट होती है। याशुका अपनी हीटर के केबल से अपने पति का गला पकड़ लेती है और उस वायर का दूसरा एंड याशुका की लड़की स्ट्रेच करने लगती है, जिससे याशुका के एक्स हस्बैंड की मौत हो जाती है। ये सब की आवाज़ें दूसरे रूम तक जा रही थी और याशुका के बगल के रूम में इशिगामी रहता था, जो सारी आवाज़ें सुन रहा था। इशिगामी को पता चल गया था कि कुछ बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए वो अपने क्रश याशुका से पूछने जाता है। याशुका, जो अंदर पूरी तरह से डरी हुई थी, वो धीरे धीरे करके डोर को ओपन करती है। इशिगामी बाहर से उसका हाल पूछता है, पर याशुका कहती है कि उसकी बेटी ने एक कॉकरोच देख लिया था और उसी को मारने की वजह से उन्होंने इतना सब आवाज़ किया। ये बोल के याशुका दरवाज़ा बंद कर देती है, और तभी वापस बाहर से इशिगामी का आवाज़ आता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि जिसे तुमने मारा है वो कॉकरोच नहीं था। ये सुनते ही याशुका अपना दरवाज़ा खोलकर इशिगामी को सब कुछ सच बताने के लिए उसे अंदर बुलाती है। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें जापानीज पुलिस दिखती है, जिन्हें एक अननोन इंसान की लाश मिली है। इस बॉडी के फिंगरप्रिंट्स और फेस को बुरी तरह से डैमेज किया हुआ था, जिससे बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल था। पर उसी बॉडी के साथ में एक साइकिल भी थी, जिसमें लगे फिंगरप्रिंट से ये पता चलता है कि ये बॉडी याशुका के एक्स हस्बैंड की है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि बॉडी को एक हीटर के केबल वायर से गला घोट कर मारा गया था। इसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए एक फीमेल डिटेक्टिव याशुका के घर आती है, ताकि उसके एक्स हस्बैंड के बारे में उसे पूछ सके। डिटेक्टिव उसे 2 दिसंबर के बारे में पूछती है, जिस पर याशुका कहती है कि वो अपने बेटी के साथ मूवी देखने गई थी, फिर बाद में दोनों डिनर करने गए थे। डिटेक्टिव को बातों से ही समझ आ गया था कि याशुका के स्टेटमेंट किसी ने बना के दिए हैं, इसलिए डिटेक्टिव को उस पर डाउट होता है। डिटेक्टिव याशुका के घर के बाहर निकलती है, जहाँ उसे इशिगामी दिखता है
डिटेक्टिव इशिगामी से भी पूछताछ करती है, और वो भी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही बोलता है कि 2 दिसंबर के शाम को वो घर पे ही था। अब पुलिस को दोनों पे डाउट होता है। उसी रात इशिगामी पब्लिक फ़ोन से याशुगा को कॉल करके कहता है कि पुलिस फिर से आ सकती है, इसलिए मूवी के टिकट्स उन्हें तभी दिखाना जब वो लोग टिकट्स के बारे में पूछेंगे। याशुगा को ये सब करने से डर लग रहा था, पर इशिगामी उसे शांत करता है और कहता है कि लॉजिक हमारे साइड से है, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर युकावा पर, जिनके पास वो फीमेल डिटेक्टिव अपना केस लेके आती है। पहले पहले तो प्रोफेसर इस केस की सारी कहानी सुन के इस केस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। प्रोफेसर सारे केस को अच्छे से सुनते हैं और सारे कैरेक्टर्स को समझने पर उन्हें लगता है कि एक ही आदमी एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पर नहीं हो सकता। इसलिए प्रोफेसर को इस केस में कोई भी फिजिक्स वाला एंगल नज़र नहीं आता और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक डिटेक्टिव फ्लो में बोल देता है कि याशुका का पड़ोसी कोई इशिगामी नाम का इंसान है, जिसका नाम सुनते ही प्रोफेसर शॉक होते हैं और इस केस में वापस इंटरेस्ट लेने लगते हैं। प्रोफेसर इशिगामी को जानते हैं और उन्हें पता था कि दुनिया में अगर कोई जीनियस है तो वो बस इशिगामी है। प्रोफेसर को समझता है कि अगर इशिगामी इस केस में इन्वॉल्व है तो इस केस में ज़रूर मज़ा आएगा। दूसरे सीन में हमें इशिगामी बहुत तेज़ी से मैथ सॉल्व करते हुए दिखता है, पर क्लास का एक भी बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। उसी रात जब इशिगामी घर आता है तो वो सबसे पहले याशुका को पब्लिक फ़ोन से कॉल करता है। याशुका कहती है कि पुलिस वापस उसके लड़की के स्कूल आई थी और मूवी की स्टोरी के बारे में पूछ रही थी, जो उन्होंने 2 दिसंबर को देखी थी। पर इशिगामी ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था, इसलिए याशुका की लड़की ने सब कुछ सही सही आंसर दिया। याशुका इशिगामी से पूछती है कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। इस पर इशिगामी कुछ बहाना बना देता है, पर असलियत में इशिगामी याशुका से प्यार करता था, जिसकी वजह से इशिगामी उसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था। कॉल करने के बाद इशिगामी वापस अपने घर आता है और देखता है कि उसके घर के बाहर प्रोफेसर युकावा खड़े हुए थे। दोनों एक ज़माने में क्लासमेट्स थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इशिगामी प्रोफेसर युकावा को अपने घर के अंदर बुलाता है, जहाँ पर सिर्फ बुक्स थे, और उन्हीं के बीच में जगह बनाकर दोनों भी ड्रिंक्स करने के लिए बैठ जाते हैं। जब दो सब्जेक्ट के दो जीनियस एक साथ आते हैं तब दोनों भी मैथ्स और फिजिक्स की ही बातें करने लगते हैं। प्रोफेसर इशिगामी को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है, जिसे इशिगामी पूरे रात भर सॉल्व करता है और एट लास्ट उसे पूरा कर देता है। दूसरे दिन प्रोफेसर युकावा इशिगामी के साथ उसके पूरे रूटीन को फॉलो करते हैं। दोनों वही स्लम एरिया से गुजरते हैं, जहाँ इशिगामी उन गरीब लोगों को देख के कहता है कि इन लोगों की लाइफ एकदम क्लॉक की तरह है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता और वापस घूमकर वहीं पर आ जाती है। ऐसे बड़े बड़े फिलॉसफी की लाइन बोलने के बाद दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं और अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर युकावा वापस उस जगह पहुँचता है जहाँ पर याशुका के एक्स हस्बैंड की लाश मिली थी। प्रोफेसर से मिलने के लिए डिटेक्टिव भी आती है और दोनों इस केस के बारे में बातें करते हैं। डिटेक्टिव कहती है कि शायद याशुका ने अपने पति को इस ग्राउंड पर बुलाया। उसका पति एक चोरी की हुई साइकिल लेके याशुका से मिलने आया और याशुका ने उसे मार दिया और उसके फिंगर टिप्स को भी जला दिया। मगर प्रोफेसर को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर खूनी को फिंगर टिप्स जलाने ही थे तो उसने साइकिल पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स को साफ क्यों नहीं किया। प्रोफेसर के हिसाब से खूनी को ऐसा दिखाना था कि खून इसी ग्राउंड में हुआ है, पर असलियत में ऐसा नहीं था। खून कहीं और हुआ है और बॉडी को यहाँ रखा गया है। दूसरे दिन फिर से प्रोफेसर इशिगामी से मिलने जाते हैं और इस बार दोनों याशुका के रेस्टोरेंट में टिफिन लेने पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर नोटिस करता है कि जब भी याशुका किसी दूसरे आदमी से बात करती है तो इशिगामी के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जिससे प्रोफेसर को पता चलता है कि इशिगामी मन ही मन याशुका से प्यार करता है। इसके बाद दोनों वापस अपने अपने रास्ते निकलने वाले थे। तभी प्रोफेसर एक और सवाल इशिगामी से पूछता है। प्रोफेसर पूछता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन को बनाना या उस अनसॉल्वेबल क्वेश्चन को सॉल्व करना। इशिगामी उस वक्त कुछ भी नहीं कहता और बस ये बोल के चले जाता है कि वो इसका आंसर सोचने के बाद देगा। रात होती है और इशिगामी वापस पब्लिक फोन से याशुका को कॉल करता है। इशिगामी कहता है कि प्रोफेसर युकावा इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसका मतलब हमें और भी ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए।
इशिगामी अपना आगे का प्लान याशुका और उसकी बेटी को समझा रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम प्रोफेसर और डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि इशिगामी के बारे में बात कर रहे थे। डिटेक्टिव को भी पता था कि इशिगामी मन ही मन याशुका को प्यार करता था, इसलिए शायद उसने याशुका के पति को मार दिया। पर प्रोफेसर इस बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि वो इशिगामी को बहुत पहले से जानता है कि इशिगामी किसी का भी मर्डर नहीं कर सकता। प्रोफेसर को सब कुछ पता चल गया था कि असली खून याशुका ने किया होगा और इशिगामी बस उस खून को छुपा रहा है। प्रोफेसर कहता है कि इशिगामी एक ऐसा इंसान है जिसे पता है किसी का भी खून करना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। प्रोफेसर को यकीन था कि ये खून 2 दिसंबर को याशुका ने ही किया होगा और वो मूवी टिकट्स भी नकली है जो पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने खरीदी होगी। पर तभी डिटेक्टिव को अपने ऑफिसर से एक फ़ोन आता है कि याशुका की बेटी की फ्रेंड ने उसे मूवी थिएटर में देखा था, जिसका मतलब अभी ये होता है कि सही में 2 दिसंबर की रात को याशुका मूवी देखने गई थी। ये खबर सुन के प्रोफेसर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान एक ही समय पर 2 अलग अलग जगह पर कैसे मौजूद हो सकता है। प्रोफेसर को पता था कि खून याशुका ने किया है, पर वो उसी वक्त मूवी थिएटर में कैसे पहुंची। प्रोफेसर जैसे बड़े जीनियस को कंफ्यूजन में डालकर इशिगामी अपना टिफिन आराम से एंजॉय कर रहा था। पर इशिगामी का चैन छिन जाता है जब वो याशुका को दूसरे किसी आदमी के साथ देखता है। दूसरी ओर प्रोफेसर और वो फीमेल डिटेक्टिव अभी तक इशिगामी के बारे में ही बात कर रहे थे। प्रोफेसर कहते हैं कि इशिगामी उन्हें कॉलेज में पहली बार मिला था जब वो 4 कलर थियरम को अकेले ही बिना कंप्यूटर के हेल्प से एक बुक पे सॉल्व कर रहा था। प्रोफेसर ने उस वक्त कहा था कि ये थियरम 20 साल पहले ही प्रूफ हो चुका है, पर इशिगामी का कहना था कि ये प्रूफ खूबसूरत नहीं है। प्रोफेसर वो सब यादें याद करके इशिगामी की तारीफ कर रहा था, जिसमें वो कहता है कि इशिगामी की नज़र वहाँ तक जाती है जहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते। अपने इसी सेंटेंस को सुन के प्रोफेसर के दिमाग में कुछ आता है और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। प्रोफेसर जाके इशिगामी से मिलता है और उसे ट्रैकिंग के लिए बुलाता है। दोनों भी निकल जाते हैं एक बड़े से बर्फीले पहाड़ पर फिर रात को एक छोटे से रूम में रुकते हैं। यहाँ प्रोफेसर इशिगामी से बातें कर रहा था और कहता है कि मुझे पता है कि खून किसने किया है और तुम ही उसे छुपा रहे हो। इशिगामी उसे हंसकर कहता है कि भले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा, पर यह तुम्हारी थियरी है जो तुम पुलिस के सामने प्रूफ नहीं कर सकते। दूसरे दिन वापस दोनों का सफ़र शुरू होता है, जिसमें बड़ी मुश्किलों को पार करके दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इशिगामी को हम पहली बार हंसते हुए देखते हैं क्योंकि वो पहाड़ की ऊंचाइयों का नज़ारा देखकर खुश हो गया था। ट्रैकिंग से वापस आने पर इशिगामी वापस याशुका को कॉल करता है और कहता है कि ये कॉल मेरा आखिरी कॉल होगा। इशिगामी ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें 2 लेटर्स भेजे हैं, एक पढ़कर फेंक देना और दूसरा एनवेलप पुलिस को देना। दूसरे ही दिन इशिगामी खुद जाके पुलिस को सरेंडर हो जाता है और सब कुछ झूठ बोलता है कि मैंने ही याशुका के एक्स हस्बैंड को मारा है। वो सारे झूठे किस्से बताता है कि कैसे और क्यों उसने खून किया। उसी वक्त पुलिस याशुका के घर पे भी जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि इशिगामी ने खुद का क्राइम कबूल कर लिया है। याशुका को ये सुन के दुख होता है कि इशिगामी ने हमारे लिए खुद को फंसा दिया। याशुका प्लान के मुताबिक एक एनवेलप पुलिस को देती है जिसमें याशुका के कुछ ऐसे फोटो थे जो इशिगामी ने छुपके से लिए थे। इन फोटोज से इशिगामी पुलिस को ये साबित करना चाहता था कि वो याशुका के पीछे है और बहुत ही बुरा इंसान है। पुलिस के जाने के बाद याशुका दूसरा लेटर ओपन करती है जिसमें इशिगामी ने अपने मन की बात बोली थी। इशिगामी कहता है कि वो याशुका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो खुद ही सरेंडर हो गया, वरना पुलिस याशुका को बार बार परेशान करती रहती। इशिगामी ने एक दिन खुदकुशी करने का भी ट्राई किया था, पर तभी याशुका पहली बार उसे दिखाई दी और तभी से उसने अपनी जिंदगी वापस जीने का सोचा। प्रेजेंट में इशिगामी जेल में था और वहां पर भी वो बहुत ज़्यादा खुश था और जेल के सीलिंग पर अपने कलर थ्योरम को सॉल्व कर रहा था। इशिगामी अपने प्यार को बचाकर जेल में भी चैन से रह पा रहा था, पर वही दूसरी तरफ प्रोफेसर का चैन खो गया था। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि ऐसा जीनियस दिमाग जेल में जाके वेस्ट हो गया। प्रोफेसर इसके बाद डिटेक्टिव को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बार इशिगामी से जेल में बात करनी है। डिटेक्टिव उसकी डिमांड पूरी करती है और इशिगामी और प्रोफेसर को जेल में मिलाती है। अब तक प्रोफेसर पूरी तरह से इशिगामी का प्लान समझ चुका था
कैसे इशिगामी ने इस मर्डर को छुपाया। सबसे पहला ट्विस्ट यहाँ पे ओपन होता है कि याशुगा के एक्स हस्बैंड का मर्डर 2 दिसंबर को नहीं बल्कि 1 दिसंबर को हुआ था। इशिगामी ने उसकी बॉडी अलग जगह कहीं जला दी और अब उसे पुलिस को ऐसा दिखाना था कि मर्डर 2 तारीख को हुआ है। उसके लिए इशिगामी ने एक गरीब इंसान को चुना जिसकी कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं थे। इशिगामी ने उस गरीब आदमी को 2 दिसंबर के दिन एक होटल में रहने के लिए बोला जहां याशुका का एक्स हस्बैंड रह रहा था। 2 दिसंबर की रात को इशिगामी ने उस गरीब आदमी को मार दिया और उसका फेस बिगाड़कर उसके फिंगर टिप्स जला दिए। इशिगामी ने कुछ ऐसे सबूत छोड़े जिससे पुलिस ने उस लाश को याशुगा का एक्स हस्बैंड समझ लिया जिसका मर्डर 2 दिसंबर को हुआ था। साइमल्टेनियसली उसी दिन याशुगा और उसकी बेटी मूवी और डिनर करने आए थे जिसके वजह से उन्होंने 2 दिसंबर के दिन जो कुछ भी हुआ वो सब सच बोला था क्योंकि असली खून तो वो लोगों ने 1 तारीख को ही किया था। पुलिस को लगा था कि खून 2 तारीख को हुआ इसलिए वो बार बार 2 दिसंबर के बारे में ही पूछ रहे थे। प्रोफेसर को ये सब कुछ पता चल चुका था पर फिर भी वो ये बात प्रूफ नहीं कर सकते थे। प्रोफेसर को बुरा लग रहा था क्योंकि इशिगामी ने अपने प्यार के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया और किसी इनोसेंट इंसान की जान ली। इशिगामी बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने प्यार को बचा लिया था और अब उसकी जिंदगी सफल हो गई थी। पर तभी वहां पर याशुगा आके अपना सारा क्राइम कबूल करती है क्योंकि उसे अकेले इशिगामी को तकलीफ में नहीं देखना था। ये देख के इशिगामी बहुत जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई। उसने अपनी जिंदगी का पहला क्राइम किया अपने प्यार को बचाने, पर अब याशुका ने खुद पुलिस को सब कुछ सच बोल दिया। इशिगामी ने एक इनोसेंट इंसान को मारा जिसकी सजा उसे नेचुरली मिल गई। इशिगामी ने इतना बड़ा प्लान बनाया, पुलिस को गुमराह किया, अपने मैक्स के नॉलेज को भी छोड़कर खुद को सरेंडर कर दिया। पर ये सबका कुछ भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों को भी जेल होती है और दोनों को भी सजा मिली। अंत में प्रोफेसर उसी जगह बैठा हुआ था जहाँ पर वो पहली बार कॉलेज में इशिगामी से मिला था। इशिगामी जैसे जीनियस का हाल देख के प्रोफेसर को भी बुरा लग रहा था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।